ये कहानी है श्वेता की। श्वेता अपनी माँ ललिता के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन श्वेता किचन में खाना गरम कर रही होती है कि तभी उसकी माँ ललिता उसके पास आती है और उससे कहती है, श्वेता, मैंने अभी खाना बनाया था, खाना तो गर्म ही है, उसके बाद भी तुम खाने को गर्म कर रही हो। माँ, खाना बनाए हुए आधा घंटा हो गया है और आधे घंटे में खाना ठंडा हो जाता है। आपको ठंडा खाना खाने की आदत होगी, लेकिन मुझे नहीं। भगवान जाने क्या होगा तेरा, मुझे तो समझ ही नहीं आता। कल को तू अगले घर जाएगी तो क्या करेगी? अरे अगर तेरी यही हरकत रही ना तो तेरे साथ साथ तेरे ससुराल वाले मुझे भी ताना देंगे। माँ, ससुराल वालों को मैं अपने रंग में डाल लूंगी। जैसे मैं हूँ उन्हें भी ठीक वैसा ही बना दूंगी। ये तो कहने की बात है बेटा, जब लड़की अपने ससुराल जाती है ना तो लड़की अपने ससुराल वालों के रंग में ढलती है, ना कि ससुराल वाले अपनी बहू के। चल अब बातें बंद कर और आकर खाना खा ले। हाँ हाँ माँ, आप चलिए, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। श्वेता की बात सुनकर ललिता वहां से चली जाती है और श्वेता भी थोड़ी देर में खाना लेकर अपनी माँ के पास जाती और दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करते हुए खाना खाते। समय गुजरता है और एक दिन ललिता श्वेता के हाथ में एक लड़के की फोटो दिखाते हुए उससे कहती है, देख बेटा, तेरे लिए ध्रुव नाम के एक लड़के का रिश्ता आया है। इकलौता लड़का है पर बहुत समझदार है, सरकारी नौकरी है उसकी। तू यहाँ राज करेगी, राज। लेकिन माँ, आपको पता है ना, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। ये बात जानते हुए भी आप शादी के लिए लड़के देख रही है। देख श्वेता, तेरी उम्र 27 हो गई है और लड़कियों की उम्र पर शादी हो जाए तो ही अच्छा लगता है। वैसे भी मेरे आगे पीछे कोई नहीं। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरी शादी कौन करवाएगा? तेरा ख्याल कौन रखेगा? सेम क्वेश्चन फॉर यू माँ। अगर मैं इस घर से चली गई तो आपका ख्याल सच में कौन रखेगा? देख बेटा, ये दुनिया की रीत है। हर लड़की को अपना मायका छोड़ अपने ससुराल जाना ही होता है। इसलिए तू एक बार लड़का देख ले, अगर तुझे पसंद है तो मैं तेरी बात आगे बढ़ाती हूँ। इतना बोलकर ललिता वहीं फोटो रखकर अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं श्वेता जब उस फोटो को देखती है तो ध्रुव उसे फोटो में ही पसंद आ जाता है और श्वेता अपनी माँ के पास जाकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। अब कुछ ही दिनों में ललिता अपनी बेटी की शादी के लिए आगे बात करती है और बहुत जल्द ध्रुव, उसकी माँ और उसकी बहन नेहा श्वेता के घर आते हैं और श्वेता को पहली ही नजर में देख ध्रुव के सभी घर वाले उसे पसंद कर लेते हैं। बहन जी, हमें आपकी श्वेता हमारे घर के बहू के रूप में दिख चुकी है। सीधे शब्दों में कहे तो हमें आपकी श्वेता पसंद है। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम बात आगे बढ़ाएं? नेकी और पूछ पूछ। अरे बहन जी, जिस तरह आपको हमारी श्वेता पसंद है ठीक वैसे ही मुझे आपका ध्रुव पसंद है। तो हो गई ना बात पक्की। चलो अब शादी की डेट फिक्स करते हैं। वैसे भी जब दोनों साइड से सब कुछ ओके है तो देरी किस बात की? नेहा की बात सुनकर अब सभी लोग हंसने लगते हैं और बहुत जल्द ध्रुव और श्वेता की शादी हो जाती है और इस तरह ध्रुव और श्वेता शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद श्वेता अपने ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन श्वेता किचन में अपने लिए चाय गरम कर रही थी कि तभी उसकी सास उसके पास आती है और उससे कहती है, बहू, ये क्या कर रही है? अरे अभी तो थोड़ी देर पहले ही चाय बनी थी, तू फिर से चाय बना रही है? माँ जी, ये पुरानी वाली चाय ही है, थोड़ी सी बच गई थी, इसलिए सोचा बर्बाद होने से अच्छा है गर्म करके पी लूं। ये तुमने बहुत अच्छा सोचा बहू, लेकिन फिजूल की गैस खर्च क्यों करनी? अरे चाय सिर्फ इतना बनाया कर जितना बन सके, क्यों खामखा गैस की बर्बादी करनी है? सास की बात सुनकर श्वेता कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां से चली जाती है। अब रात को जब सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं तो श्वेता सभी के झूठे बर्तन धो रही होती है कि तभी उसकी ननद नेहा हॉल में आती है और हॉल की लाइट चालू देख अपनी भाभी से कहती है, भाभी, ये क्या, रात के 12 बज रही है और अभी पूरे घर की लाइट जल रही है? अरे आपको पता भी है बिजली का बिल कितना आ रहा है? लेकिन नेहा, मैं किचन में बर्तन धो रही हूँ, इसलिए मैंने लाइट जला रखी है। जब मैं सोने जाऊंगी तो बंद कर दूंगी। अरे भाभी, आप किचन में बर्तन धो रही है, ना कि हॉल में। अगर आप किचन में बर्तन धोती है तो किचन की लाइट जलाओ ना, हॉल की जलाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा तो दिमाग यूज कर लो भाभी। लेकिन नेहा,
लेकिन क्या भाभी, अरे आपको क्या पता कि जब खुद के पॉकेट से पैसे जाते हैं तो कितना दुख होता है। आप तो बस घर में रहकर घर के कामों में बिजी रहती है। बाहर जाकर जिस दिन आपने बाहर की ठोकरें खाई उस दिन आपको पता चलेगा। इसलिए कह रही हूँ, थोड़ी बचत करना सीख जाओ। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है। लेकिन नेहा की बात सुनकर श्वेता की आंखें भर आती है और वो बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप बर्तन धोकर घर की सारी लाइट बंद कर अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ आए दिन श्वेता को सब लोग बचत करने के बारे में सिखाने लगे। ऐसे ही एक दिन इन सब से परेशान होकर श्वेता अपने कमरे में जाती और अपनी माँ को फोन करती। माँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे घर में आ गई। अरे यहाँ पर हर कोई मुझे टोकता रहता है। इनको लगता है कि मुझे बचत करना नहीं आता। श्वेता, ये हर घर की कहानी है। तू अभी उस घर में नहीं है ना, इसलिए तुझे हर कोई रोक रहा है। इसलिए तू उनकी बातों का बुरा मत मान। जिस दिन उन्हें ये समझ आएगा कि तू उस घर की बचत करना चाहती है तो वो तुझे उल्टा सीधा बोलना अपने आप बंद कर देंगे। नहीं माँ, यहाँ एक बार नहीं बल्कि हर रोज हर पल मुझे ताने सुनाए जाते हैं कि मुझे किसी भी चीज का ढंग नहीं। श्वेता अपनी माँ से ये बातें बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ ध्रुव आता है। श्वेता, मुझे लेट हो रहा है, जरा जल्दी से मेरे कपड़े प्रेस कर दो, आज मुझे मीटिंग में जाना है। माँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी इनके कपड़े प्रेस करने हैं। इतना बोलकर श्वेता अपनी माँ का कॉल कट कर देती है और ध्रुव के कपड़े प्रेस करने लगती है। पर तभी वहाँ नेहा आती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी, मुझे भी आज ऑफिस जल्दी जाना है। प्लीज ब्रेकफास्ट जल्दी से निकाल दो और मेरा टिफिन पैक कर दो। मुझे वैसे ही बहुत लेट हो रहा है। आप जब तक मेरा टिफिन पैक करोगी इतने में मैं रेडी हो जाऊंगी। प्लीज मना मत करना। ठीक है नेहा, मैं अभी कर देती हूँ, तुम फिक्र मत करो। इतना बोलकर श्वेता प्रेस का प्लग चालू छोड़कर किचन में चली जाती है और जब थोड़ी देर बाद ध्रुव नहा कर आता है तो वो प्रेस को चालू देख श्वेता के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या करूं मैं इस लड़की का, इसने तो नाक में दम कर रखा है। अरे इसे इतनी बार समझाया है लेकिन ये है कि समझने को तैयार ही नहीं है। बताओ, अगर गलती से मेरे कपड़े जल जाते या घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। श्वेता, श्वेता। ध्रुव अब गुस्से में चिल्लाते हुए नीचे हॉल में जाता है जहां वो किचन में श्वेता को काम करता देख उसके पास आता है और गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाते उठाते खुद को रोक लेता है। भैया, क्या हो गया? आप इतने गुस्से में क्यों है और आप इस तरह भाभी के ऊपर हाथ उठाने क्यों आए? हाँ बेटा, क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि तू औरतों पर हाथ उठाए? आप लोगों को मेरी गलती नजर आ रही है, लेकिन इससे पूछो इसने क्या किया है। लेकिन ध्रुव जी, मैंने किया क्या है? आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई है जो आप इतना भड़क रहे हैं? तुम यहाँ किचन में आराम से काम कर रही हो। अरे मैंने तुम्हें एक शर्ट प्रेस करने को कहा था, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ। उल्टा तुमने प्रेस का प्लग चालू छोड़ दिया। अरे कल को भगवान न करे शॉर्ट सर्किट हो जाता तो तुम्हें पता है कि कितना बड़ा नुकसान हो जाता। ध्रुव श्वेता पर चिल्ला रहा था और ध्रुव की डांट के आगे श्वेता अपने सर को नीचे झुका लेती है और उसके दिमाग से निकल जाता है कि उसने गैस पर पराठे सेकने के लिए रखे हुए हैं। तभी पराठे के जलने की महक आती है और उसी वक्त कविता जाकर गैस बंद कर अपनी बहू पर एक बार फिर गुस्सा करती है। बहू, ध्रुव बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम पूरी तरह लापरवाह हो। अरे इतनी लापरवाही भी अच्छी नहीं। भले ही तुम्हें तुम्हारी गलती ध्रुव अभी बता रहा है, लेकिन अभी तुम्हारा ध्यान इस बन रहे पराठे पर नहीं। अरे अगर घर में आग लग जाती या कुछ और हो जाता तो क्या करती तुम? हर समय लापरवाही। अरे ढंग से काम करोगी तो सब चीज की बचत होगी और तो और सब ठीक भी होगा। सभी के शोर शराबे से अब श्वेता बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सहने वाली इन लोगों को। हर चीज की बचत करनी है ना, अब मैं इन्हें बचत करना सिखाऊंगी। मैं इन्हें ना तो बिजली इस्तेमाल करने दूंगी और ना ही गैस पर खाना बनाऊंगी। तब इन्हें पता चलेगा कि बचत किसे कहते हैं। इतना बोलकर अब श्वेता चादर ताने सो जाती है। अब अगले दिन श्वेता देर से सोकर उठती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसकी सास, ननंद और पति उसे घेरे खड़े हैं। बहू, तेरी तबीयत ठीक तो है ना? सुबह के 10 बज रहे हैं लेकिन तू अब तक सोकर नहीं उठी। हाँ श्वेता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है।
कहा था ना मैंने, भाभी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। भाभी अब आप बिस्तर से उठिए और खाना बना दीजिए, सभी को बहुत लेट हो चुका है। हाँ नेहा, मैं खाना तो बना दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम छत पर जाकर देखो कि धूप आई है या नहीं। धूप? लेकिन क्यों श्वेता, खाना बनाने से धूप का क्या कनेक्शन? माँ जी, कनेक्शन है ना। अरे धूप तेज होगी तभी तो हमारे खाने बनने वाले बर्तन और तेल गरम होगा। बिना गरम तेल के खाना कैसे बनाऊंगी मैं? लेकिन श्वेता, धूप में तुम्हें खाना क्यों बनाना है और धूप में तुम्हें तेल क्यों गरम करना है? अरे तेल और खाना तो रसोई में बनेगा ना। ना जी ना, आपने ही कहा कि हमें बचत करने की जरूरत है। अब आप ही बताइए, अगर मैं खाना बनाऊंगी तो गैस जलेगा, और जब गैस चलेगा तो सिलेंडर खत्म होगा। सिलेंडर खत्म होने से तो अच्छा है ना कि मैं धूप में खाना सेक लूं या बना लूं। श्वेता की ये बात सुनकर अब सभी को अपनी की हुई हरकत याद आती है कि किस तरह वो लोग श्वेता को आए दिन बचत और भी बाकी चीजों के लिए सुनाया करते, और आज जब श्वेता ने उनकी तरह ही किया तब उन लोगों को पता चला कि श्वेता को कितने सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस तरह वो सभी लोग श्वेता से माफी मांगते हैं, जिसके बाद श्वेता उन्हें माफ कर किचन में जाती और सबके लिए खाना बनाती, जिसके बाद अब वो अपने ससुराल को अपने हिसाब से चलाती। संध्या को बहुत देर से प्रसव पीड़ा हो रही थी। बाहर उसका पति और उसकी सास बच्चे की किलकारी सुनने के लिए बेताब हो रहे थे। वहीं संध्या की बेटी भूमि भी बैठी हुई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर सबको बताया कि संध्या ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया है। देख रहा है मोहन, इसने दूसरी बार भी बेटी को जन्म दिया है। मुझे तो लगता है ये मनहूस है। पहले इसको पैदा कर दिया, अब दूसरी भी बेटी पैदा कर दी। अब मैं क्या करूं माँ? दो लड़कियों की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा? बाबा, मेरी बहन आई है, देखने चलो ना। चुप हो जा, बड़ी अच्छी खबर सुनाई है ना तेरी माँ ने। तुझे देखना है ना अपनी बहन को। जा अंदर जा और जाकर अपनी बहन को आराम से देख। और अपने पिताजी की बातें सुनकर भूमि अंदर चली जाती है। मोहन बेटा सुन, मैं जो बात तुझसे कहने जा रही हूँ शायद तुझे लगे कि मेरी माँ क्या कह रही है, लेकिन बेटा दो लड़कियों की जिम्मेदारी, उनकी शादी ब्याह सब कुछ तू कैसे संभालेगा? मेरी बात मान, घर चल, पड़ी रहने दे इसको यहीं अपनी दोनों बेटियों के साथ। जो 2 बेटियां पैदा कर सकती है तो आगे तो उससे उम्मीद ही मत कर कि वो तुझे बेटा पैदा करके देगी। और अपनी माँ की बात सुनकर मोहन संध्या को उस हालत में छोड़कर घर चला आता है। उधर काफी देर तक नर्स उन दोनों को ढूंढने के बाद संध्या से आकर कहती है, तुम्हारे कहने पर मैंने सारे हॉस्पिटल का चक्कर लगा लिया है, लेकिन तुम्हारी सास और तुम्हारा पति कहीं भी नहीं है। माँ, दादी बाबा से कह रही थी कि देखो दूसरी भी लड़की पैदा की है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नर्स, मुझे पता चल गया है। वो लोग घर चले गए होंगे। और नर्स के जाने के बाद संध्या सोचने लगी कि अगर वो घर जाएगी तो उसके साथ क्या होगा, और ये सोचकर ही उसकी आत्मा कांप गई। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद भी संध्या से मिलने के लिए ना तो उसकी सास आई और ना ही उसका पति आया। संध्या को अब घर जाते हुए भी बड़ा डर लग रहा था। उसने अपनी बेटी भूमि का हाथ पकड़ा और अपनी छोटी बेटी को गोद में लेकर अस्पताल से निकल गई। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? घर चलो ना, देखो मेरे कपड़े कितने गंदे हो गए हैं। नहीं मेरी बच्ची, अब हम घर नहीं जाएंगे। अब हमारी जगह उस घर में नहीं है। और उधर घर पर माँ, क्या कहती हो? क्या मैं लेकर आ जाऊं उनको घर? हरगिज नहीं, उसे जहाँ जाना है चली जाए। मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगी मोहन, और देख लेना पहली बार में ही बेटा ही होगा। मुझे कितनी चाहत है कि बेटा होगा। अगर बेटा हो जाता ना तो मैं भूमि को भी अच्छे से पाल लेता, लेकिन 2 बेटियों की जिम्मेदारी, मुझे तो सोचकर ही घबराहट हो रही है माँ। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है? कहा ना तेरी दूसरी शादी कर दूंगी, वो रहे अपनी बेटियों के साथ। और उधर संध्या अपनी दोनों बेटियों के साथ चलते चलते थक चुकी थी। वो एक जगह बैठ जाती है। माँ, बहुत थक गई हूँ और बहुत तेज भूख भी लगी है। माँ, अस्पताल से क्यों आ गई? वहाँ पर कम से कम खाना तो मिल रहा था। बेटा, बस अस्पताल में इतने दिन ही रह सकते थे, इससे ज्यादा दिन हमें नहीं रखते वो। मेरी बेटी को भूख लगी है, रुक मैं अभी कुछ देती हूँ। संध्या ने इधर उधर देखा। सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई इधर उधर आ जा रहा था, कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ कर रहा था।
और तभी संध्या ने वहाँ से गुजरने वाली एक औरत को आवाज देकर रोका। सुनो बहन, बहन मेरी मदद करो, मेरी बेटी को भूख लगी है, इसे कुछ खाने को दे दो। पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चों को पकड़ कर ले आते हो तुम लोग और भीख मांगने लगते हो। मेरे पास क्या खजाना रखा हुआ है जो मैं तेरी बेटी को खिला दूं? नहीं नहीं बहन, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने दूसरी बेटी को भी जन्म दिया है, इसलिए ससुराल वालों ने मुझे अपने घर में रखने से मना कर दिया है। अब 2 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊं? 4 दिन हो गए हैं मैंने इस बेटी को जन्म दिया है इस हालत में। अब तुमसे क्या कहूँ बहन, मेरे ऊपर रहम खाओ, मेरी बेटी को कुछ खाने के लिए दे दो। ये तुम क्या कह रही हो? क्या सचमुच में तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि तुमने दूसरी बेटी को जन्म दिया है? हाँ बहन, अब मैं क्या कर सकती हूँ, बस मेरी बेटी को कुछ खाने को दे दो, इसने कुछ नहीं खाया है सुबह से। और तब उस औरत को संध्या के ऊपर बड़ी दया आती है। वो एक ब्रेड का पैकेट और दूध लाकर संध्या को दे देती है। भगवान तुम्हारा भला करे बहन, लेकिन तुम अब कहाँ जाओगी? तुम तो अभी जच्चा हो, इस हालत में इस तरह रोड पर रहना भी तो ठीक नहीं होगा। रुको, मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ। पुलिस? वो किस लिए? अरे और नहीं तो क्या, इस हालत पर रोड पर रहोगी? मैं पुलिस बुलाती हूँ, वो तुम्हारा कहीं ना कहीं इंतजाम करवा देगी। और तभी वो औरत अपने फोन से पुलिस बुला लेती है। पुलिस को जब ये पता चलता है कि संध्या ने अभी 4 दिन पहले ही एक दूसरी बच्ची को जन्म दिया है और घर वालों ने उसे निकाल दिया है, ये सुनकर उन्हें बड़ा दुख होता है। कहाँ रहते हैं तुम्हारे ससुराल वाले? बताओ मुझे, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आती हूँ। अरे ऐसे कैसे बाहर निकाल दिया उन्होंने? मैडम जी, मुझे ससुराल वापस नहीं जाना है। आप मुझे वहाँ छोड़ भी जाएंगी तब भी वो लोग मुझे वहाँ से निकाल देंगे या मेरी बेटियों के साथ कुछ कर देंगे। कह तो तुम भी ठीक रही हो, लेकिन 4 दिन की जच्चा के ऊपर शर्म नहीं की, वो भला किसकी शर्म करेंगे? और फिर पुलिस संध्या और उसकी दोनों बेटियों को जीप में बैठाकर एक आश्रम में छोड़कर आती है। हे भगवान, दया नहीं आई उन लोगों को तेरे ऊपर? इतनी छोटी बच्ची के साथ कैसे छोड़ दिया? एक काम करो, तुम अभी आराम करो, तुम्हें 2 महीने तक कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले अपना और अपनी बेटी का ध्यान रखो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर संध्या आश्रम में रहने लगी। भूमि वहां पर और बच्चों के साथ खेलने कूदने लगी। 2 महीने हो चुके थे। संध्या आश्रम की मालकिन के पास जाती है। मैडम, आपकी मेहरबानी से मैं अब काफी अच्छे तरीके से संभल चुकी हूँ। बस आप मुझे कहीं काम दिलवा दीजिए ताकि मैं अपनी बेटियों का ख्याल रख सकूं। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। और यहाँ आश्रम में भी हम ज्यादा दिनों तक इस तरह नहीं रखते हैं। हम उन्हें काम सिखाते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। तुम बताओ, तुम्हें क्या काम आता है? मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ। तो ठीक है, हम तुम्हें 1 महीने की ट्रेनिंग देंगे। तुम अच्छे से खाना बनाना सीख जाओगी और फिर अपना काम शुरू करना, अपनी बेटियों को पालना और उन्हें काबिल बनाना। फिर संध्या वहीं पर कुकिंग कोर्स करती है। वो वहाँ पर हर तरह का खाना बनाना सीख जाती है। आश्रम के आखिरी दिन आश्रम वाले उसकी मदद के लिए उसे 20,000 रुपए देते हैं। अपने पैरों पर खड़े होना और दोनों लड़कियों की अच्छे से परवरिश करना। मैं चाहती हूँ कि जिंदगी में एक बार फिर तुम्हारी सास का तुम्हारे साथ सामना हो और वो देखें कि वो जिन लड़कियों को अस्पताल में लावारिस छोड़कर गई हैं ना, वो कितनी कामयाब हो गई हैं। मैडम, आपकी ये बात मैंने गांठ बांधकर अपने दिल में रख ली है और देख लेना, एक दिन मैं अपनी बेटियों को इस काबिल बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। संध्या सबसे पहले एक छोटा सा कमरा किराए पर लेती है और उसके बाद वो कुछ पैसों से अपना खाने का काम शुरू करती है। अपनी दोनों बेटियों के साथ वो सड़क के किनारे खाना बेचने लगती है। लोगों को उसके हाथ का खाना बेहद स्वादिष्ट लगता है। धीरे धीरे संध्या की दुकान बहुत अच्छी चल पड़ती है। वो भूमि का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कर देती है और छोटी बेटी का नाम वो कनक रखती है। उधर मोहन की माँ उसकी दूसरी शादी कर देती है। शादी के बाद उसको बेटा होता है और मोहन बहुत खुश होता है। अब वो केवल अपनी पत्नी की बात सुनता, अपनी माँ के ऊपर जरा भी ध्यान न देता और उसकी पत्नी उसकी माँ से सारे घर के काम करवाती और उसे खाने के लिए भी नहीं देती।
संध्या कितनी अच्छी थी, कितने अत्याचार किए मैंने उस पर, लेकिन फिर भी वो मुझे समय से खाना देती थी, कितना ख्याल रखती थी। ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। समय कई साल आगे निकल जाता है। अब संध्या का एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था और उसकी दोनों बेटियां उसके साथ मिलकर रेस्टोरेंट चलाती थीं। रहने को अच्छा सा घर था और उनके पास अपनी गाड़ी भी थी। एक दिन सुबह सुबह भूमि आकर जब रेस्टोरेंट को खोलती है तो एक बूढ़ी औरत वहीं पर बैठी हुई रो रही थी। अरे अम्मा, यहाँ क्यों बैठी हैं आप और क्यों रो रही हो? बेटी, मेरे बेटे और मेरी बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कल से कुछ नहीं खाया है बेटी, बहुत तेज भूख लगी है। अरे खाने की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, ये हमारा ही रेस्टोरेंट है, अंदर चलिए, मैं आपको खाने के लिए कुछ देती हूँ। भूमि उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है और एक चेयर पर बिठा देती है। तभी संध्या भी कनक के साथ वहाँ आ जाती है और एक बूढ़ी औरत को कुर्सी पर बैठा हुआ देखकर वो भूमि से सवाल करती है, मम्मी, इनको इनके बेटे ने घर से निकाल दिया है और ये बहुत भूखी है, मैं तो इनको खाना दे रही थी। और संध्या ने जैसे ही पास जाकर बुढ़िया को देखा, वो हैरान हो गई, वो तो उसकी सास थी। भूमि बेटी, इनको ब्रेड मत देना खाने के लिए, इन्हें सुबह सुबह पराठे खाने की आदत है। संध्या की आवाज सुनकर वो बूढ़ी औरत संध्या की तरफ देखती है और फिर कुर्सी से उठकर वो संध्या के पैरों पर गिर जाती है। अरे आप मुझे पाप का भागीदार क्यों बना रही हैं? मुझे माफ कर दे संध्या, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने तुझे अस्पताल में छोड़ दिया और मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, उसको बेटा हुआ, लेकिन मेरी कदर उस घर में कुछ नहीं रही बेटा। और परसों मेरे बेटे, मेरी बहू और मेरे पोते ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया बेटा। ये आप क्या कह रही हैं? आपके पोते ने आपको घर से निकाल दिया? पर आपको तो पोता ही चाहिए था। माँ, ये कौन है? मेरी प्यारी बेटियां, सुनो, ये तुम्हारी रिश्ते में दादी लग, लेकिन इन्होंने जो तुम लोगों के साथ किया वो तो कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता। कनक, तुम्हारे जन्म लेने के बाद इन्होंने मुझे, भूमि को और तुम्हें अस्पताल में छोड़ दिया। दादी, ये आप हो? मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है बेटा, इसीलिए आज भगवान मुझे तेरी चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया ताकि मैं अपने किए की माफी मांग सकूं। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे तुम तीनों माफ कर दो। हम कौन होते हैं आपको माफ करने वाले? भगवान आपको माफ करे। भूमि, कनक, तुम दोनों इनको आराम से खाना खिलाओ और सम्मान के साथ यहाँ से भेज दो। लेकिन मम्मी, ये तो हमारी दादी है ना, ये कहाँ जाएंगी? काश तुम्हारी दादी ने भी ये बात तुम्हारे पैदा होते समय समझ ली होती। छोड़ो ना मम्मी, अब गुस्सा शांत भी कर लो। दादी है, कहाँ जाएंगी ये? अपनी बेटियों की बात सुनकर संध्या अपनी सास को अपने पास ही रख लेती है और अब संध्या की सास अपनी दोनों पोतियों से बेहद प्यार करती है।